स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता भैजई महाविद्यालय भैजई से अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर बीए थर्ड ईयर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रोस्टर की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, इस पर हम आज पढ़ेंगे। क्या है रोस्टर की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं? रोस्टर की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं। प्रोफेसर रोस्टर जिन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकी पुस्तक का नाम है, प्रोफेसर रोस्टर की पुस्तक का नाम है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की अवस्था। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, वो किस तरह से, यानी उनके जो विकास की जो अवस्था है, किस किस स्टेज पे उनका विकास संभव हो पाता है। तो इस तरह से उन्होंने विकास, क्योंकि कोई भी देश आज जैसे है, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो यूके है, चाहे वो चीन है, जितने भी हमारे डेवलप कंट्री हैं, उनका विकास यूं ही नहीं हो गया, बल्कि उनको इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। विकास की जो अवस्थाएं हैं, उनसे उन्हें गुजरना पड़ता है और एक ऐसा एफर्ट्स वो करते हैं जिससे कि विकास की चरम सीमा पर वो पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि विकास की 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहले है परंपरागत समाज की अवस्था। परंपरागत समाज की अवस्था। परंपरागत समाज की अवस्था यानी सबसे पहले क्या होता है, जब विकास की जो पहली अवस्था है वो होती है परंपरागत समाज की अवस्था, यानी अर्थव्यवस्था जो होती है वो परंपरागत तरीके से संबद्ध होती है। परंपरागत का मतलब है कि ट्रेडिशनल जो उत्पादन होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से होता है, परंपरागत तरीके से होता है, तकनीकी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। जब तकनीकी ज्यादा डेवलप नहीं होती है और मुख्य जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होती है वो ज्यादातर अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होती है। कैसे कार्यों पर? अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होती है। अनुत्पादक कार्य कौन से होते हैं? अनुत्पादक कार्य का मतलब है कि जिनसे कोई भी हमारी पूंजी या एसेट्स का निर्माण ना हो, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि समाज में एक अंधविश्वास या एक रूढ़िवादिता चली आ रही होती है, उसका निर्वहन करने में ही समाज अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों पर खर्च कर देता है। जैसे सपोज करो कि बहुत सारे हमारी ट्रेडिशंस हैं शादियों को लेकर, है ना, हमारे जन्म और मृत्यु को लेकर,
तो इनसे संबंधित जो भी परंपराएं हैं तो उन पर खर्च करने लगता है, मंदिरों पर, है ना। तो इस तरह से ये अनुत्पादक, ये कैसे हैं, अनुत्पादक कार्य हैं, यानी इनसे किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो है ज्यादातर परंपरागत समाज यानी रूढ़िवादी होता है। समाज कैसा होता है, रूढ़िवादी होता है, अंधविश्वासी होता है। जो सोर्स ऑफ इनकम होती है एग्रीकल्चर से, उसका एक मोटा भाग जो है वो अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता है। तो ये बताई किसकी, प्रोफेसर रोस्टोव ने विकास की प्रथम अवस्था, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, परंपरागत समाज की अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था से तात्पर्य है कि इसमें विकास के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं। क्रांतिकारी का मतलब जैसे साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कृषि होने लगती है, तकनीकी विकास होने लगता है, शिक्षा का प्रयास होने लगता है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने लगता है, यानी जो शैक्षिक वातावरण का निर्माण होने लगता है। तो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक हमें खेल प्रतियोगिता करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एक उदाहरण के तौर पर मैं इस आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था का वर्णन करना चाहूंगी आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर। मान लीजिए कि हमें खेल प्रतियोगिता करनी है, तो खेल प्रतियोगिता के दौरान क्या करना होता है, खेलने से पहले, खेल प्रतियोगिता कराने से पहले क्या कराना होता है कि ट्रैक बनाना होता है ना, सारे साधन हमें एकत्रित करने होते हैं, है ना। दूसरी बात, जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेस के मतलब रेसर हैं, है ना, दौड़ने वाले धावक हैं, तो वो दौड़ने से पहले क्या करते हैं, स्फूर्ति लाने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने आप को, अपने बॉडी को इस तरह से संतुलित करने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में, मतलब जितना भी उनको दौड़ना है, जितनी दूरी भी, जितना डिस्टेंस भी उनको दौड़ना है, उसके लिए वो तैयार रहें, कहीं उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आए। तो इस तरह से वो आत्मस्फूर्ति यानी तैयारी, जिस चीज के लिए वो काम करने जा रहे हैं उससे पहले की जो तैयारी करते हैं वो कहलाती है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था भी आत्मस्फूर्ति से पहुंचने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। उस समाज में बहुत सारी चीजों का निर्माण करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, वैज्ञानिक ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होते हैं जिससे कि जो विकास का मार्ग है उसमें कोई बाधा ना हो, वो अवरुद्ध ना हो। ओके स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो आत्मस्फूर्ति अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? आत्मस्फूर्ति की इसके आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था की विशेषताएं हैं कि कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि में वैज्ञानिक परिवर्तन, देखिए स्टूडेंट्स कि कृषि में क्या होने लगता है, वैज्ञानिक परिवर्तन होने लगते हैं, है ना, यानी परंपरागत तरीकों से उत्पादन की जो विधियां हैं परंपरागत, वो क्या होने लगती हैं, उसकी बजाय वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन होने लगता है। जैसे हम देखें कि इंडिया में पहले खेतों को हलों से जोता जाता था, है ना, अब ट्रैक्टर से जोता जाता है ना। अब हमारे फार्मिंग में, हमारी एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, है ना, इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से अब खेती की जाती है कि उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की इनकम भी 2 गुनी 4 गुनी तक बढ़ गई है। यानी
कहने का मतलब है, दूसरी बात, पहले केवल खाद्यान्न से संबंधित फसलों का ही उत्पादन होता था मोस्टली, लेकिन अगर हम देखें साइंटिफिक एजेस में, इस वैज्ञानिक युग में अगर हम देखें तो अब हमारे पूंजीगत उत्पादनों का ज्यादा क्या होने लगा है, उत्पादन होने लगा है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन से क्या लाभ मिलता है कि हमें एक उद्योग मतलब औद्योगिकरण करने के लिए क्या मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है। हमें आधार कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो जब तक एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएंगे, जब तक एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तब तक ना तो उत्पादन ज्यादा हो सकता है और ना ही किसानों की इनकम ज्यादा हो सकती है। तो अगर हम देखें कि 1947 से पहले जो हमारे इंडिया की जो खेती होती थी वो कैसी होती थी, परंपरागत तरीके से होती थी। जो मैंने पहली स्टेज जो हमारी थी उसका जिक्र हमने किया था। अगर हम देखें, अब अगर हम देखते हैं तो अब हम देखें कि कहीं भी एग्रीकल्चर में अब हम साइंटिफिक तरीके से हम कीटनाशक दवाओं का भी यूज कर रहे हैं, है ना। हम सिंचाई के लिए जितने भी साधन अवेलेबल हो सकते हैं उन सबको सरकार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। नहरों द्वारा सिंचाई, है ना, टपक सिंचाई, है ना, जिस तरह से भी पॉसिबिलिटी है उस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर में, अपनी फार्मिंग में मतलब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है उद्योगों को बढ़ावा। उद्योगों को बढ़ावा देखिए स्टूडेंट्स, जब कृषि में उत्पादन ज्यादा होगा तो वो क्या होता है कि उद्योगों के लिए एक आधार बन जाता है ना। क्योंकि हमें कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि आधार है, उद्योग का आधार क्या है, कृषि है। ओके स्टूडेंट, तीसरी बात है विदेशी पूंजी। तीसरी विशेषता है इसकी विदेशी पूंजी। देखिए स्टूडेंट, विदेशी पूंजी से मतलब है कि इस अवस्था में, यानी जब विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे होते हैं तब विदेशी पूंजी को भी आमंत्रित किया जाता है ना। जैसा कि अभी हमारा, अगर हम कहें तो हमारा देश आत्मस्फूर्ति की अवस्था से तो निकल चुका है ना, और आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। यानी आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था की तैयारी, तो यानी इस अवस्था से हमारा भारत देश निकल चुका है। जीडीपी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, विदेशी पूंजी हमारे यहाँ निवेश हुआ है ज्यादा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, हर चीज के अगर हम आंकड़े को देखें तो हम ये पाएंगे कि अब हमारा देश इस आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था को पार कर चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था है, यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास यानी चरम सीमा पर पहुंचने से पहले जो भी तैयारी की जाती है वो उसे कहते हैं आत्मस्फूर्ति की अवस्था, है ना। इसमें शिक्षा का प्रसार होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तकनीकी शिक्षा का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है इसकी क्या है, अवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति की अवस्था, द स्टेजेस ऑफ फॉर टेक ऑफ। आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था से मतलब है कि उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वह उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता ना के बराबर हो जाती है। यानी उस देश में हर चीज का क्या होने लगता है, विकास हो चुका होता है। जितना भी आर्थिक विकास के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उस देश में, उस स्ट्रक्चर का निर्माण, फॉर्मेशन
उस देश के अंदर, उस कंट्री के अंदर हो गया होता है। इस अवस्था में आत्मस्फूर्ति की अवस्था, यानी वो इतना आत्मनिर्भर हो चुका होता है, वो इतना इंडिपेंडेंट हो चुका होता है कि अब उसे उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। जैसे एक हवाई जहाज होता है तो उड़ान भरने के लिए क्या करता है, पहले धरती पर रेंगता है, अपनी सारी तैयारियां करता है, तब उड़ान भरता है। तो वो जो आत्मस्फूर्ति यानी पूरी तरह से उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से उसका फॉर्मेशन हो गया होता है, वो पूरी तरह से उसका निर्माण हो चुका होता है। यानी कहने का मतलब है कृषि अपने उत्पादन में चरम सीमा पर होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई होती है ना। और पूंजी विनियोग का मतलब है कि हमारे प्रोफेसर रोस्टोम ने बताया है कि इस अवस्था में राष्ट्रीय आय का कम से कम 10% या उससे अधिक क्या होना चाहिए, विनियोग होना चाहिए। तो वो भी इस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये तीसरी, इसमें क्या है कि कृषि क्या है, कृषि का विकास चरम सीमा पर। कृषि विकास कैसा होता है, चरम सीमा पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है उद्योग यानी औद्योगिकरण। उद्योगों का औद्योगिकरण हो चुका होता है। कहने का मतलब है उद्योगों का औद्योगिकरण का मतलब कि अब कृषि पर डिपेंडेंस, जनसंख्या की जो निर्भरता थी कृषि पर, वो उससे थोड़ी थोड़ी कम होकर क्या होने लगती है, उद्योगों के प्रति यानी शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। उद्योगों के प्रति रुझान बढ़ता जाता है। तो इस तरह से औद्योगिकरण का मतलब मशीनों से उत्पादन होने लगता है। तो इस तरह से उद्योगों का औद्योगिकरण भी इस अवस्था में चरम सीमा पर होता है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता, पूंजी विनियोग या पूंजी विनियोग। तीसरा है पूंजी विनियोग। पूंजी विनियोग का मतलब है कि राष्ट्रीय आय का 10% से भी अधिक का विनियोग होने लगता है। बचतें ज्यादा होने लगती हैं, है ना, क्योंकि सभी को रोजगार यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति होने लगती है, पूर्ण रोजगार की संभावना पूरी रहती है। पूंजी विनियोग, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो बचत भी अधिक होगी, और बचत अधिक होगी तो पूंजी विनियोग भी अधिक होगा। तो क्या होने लगता है कि बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है ना। सारा मैंने बताया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मजबूत हो गया होता है। तो पूंजी विनियोग जो है वो राष्ट्रीय आय का 10% से भी अधिक उसका विनियोग होने लगता है। ओके स्टूडेंट, फिर है कि राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें की स्थापना होने लगती है ना। राजनीतिक रूप से शांति बनी रहती है और एक ऐसा दल आता है, ऐसा दल सत्ता में आता है जो केवल और केवल विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी हमारी जो थी वो थी हमारी आत्मस्फूर्ति की अवस्था से रिलेटेड विशेषताएं। चौथी अवस्था है परिपक्वता की अवस्था। परिपक्वता, परिपक्वता की अवस्था, ये वह अवस्था होती है जब समाज हमारे नव प्रवर्तन को अपनाने लगता है, समाज में हाई टेक्नोलॉजी का विकास होने लगता है, यानी उपभोग ज्यादा होने लगता है ना, और समाज में यानी शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा होने लगता है, टेक्नोलॉजी विकसित होने लगती है, यानी उत्पादन और उपभोग दोनों ही ज्यादा होते हैं। उत्पादन और उपभोग
दोनों ही क्या होने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं। यानी जब समाज में अत्यधिक उपभोग होगा तो वो समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न देश होता है ना। ये हम सभी जानते हैं कि जिस देश में उपभोग अच्छा खासा होगा तो उसका मतलब उत्पादन है तभी उपभोग हो रहा है, और उपभोग है तभी क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो हम ये शुरू में ही हम ये पढ़ चुके हैं कि उपभोग और उत्पादन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो परिपक्वता की अवस्था में समाज यानी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाती है, आर्थिक रूप से इतनी शक्तिशाली, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उत्पादन और उपभोग दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, यानी अपनी चरम सीमा पर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पांचवी है हमारी समाज का स्वरूप या अत्यधिक उपभोग। ओके स्टूडेंट्स, पांचवी है अत्यधिक उपभोग। पांचवी अवस्था जो प्रोफेसर रोस्टोव ने बताई है वो है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अत्यधिक उपभोग की अवस्था में क्या होने लगता है कि उपभोग इतना ज्यादा होता है, उत्पादन भी इतना ज्यादा होता है कि हमें क्या करना, निर्यात होने लगता है, उस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगता है और इंटरनेशनल उसके इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत मजबूत होने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे निकल चुका होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत आगे निकल चुका होता है। तो इस तरह से प्रोफेसर रोस्टोव ने हमें आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया। तो इन चीजों को हमारे जो किंडल बर्गर एक प्रोफेसर है, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से इन 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है। देखिए स्टूडेंट्स, OX5, ठीक है, OX अक्ष पर विकास की अवस्थाएं हैं। है ना, और यह है आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय, इसे हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय। इसे हम कहेंगे विकास का मार्ग। ये क्या है हमारा, विकास मार्ग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका जा रहा है ये कैसी अवस्था है, यहां से शुरू होती है परंपरागत समाज की अवस्था, यानी फर्स्ट स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, यहां से विकास होते होते यानी राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां से ये कैसी अवस्था हमारी, सेकंड स्टेज। फिर यहां पर आकर एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो ये है हमारी थर्ड स्टेज। और फिर ये फोर्थ स्टेज, है ना। और ये जो है हमारा विकास, यहां से फिर हमारा विकास के सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना। हम इंटरनेशनल ट्रेड में, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतने सक्षम हो जाते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि फिर हमारा क्या कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो जाती है। तो ये हमारी फिफ्थ स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये से हम क्या कहेंगे, परंपरागत समाज की अवस्था, इसे हम कहेंगे परंपरागत समाज की अवस्था। ये आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, यानी मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि इधर ज्यादा छोटा पड़ रहा है। ये है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी आत्मस्फूर्ति की अवस्था।
ये परिपक्वता की अवस्था, और ये अत्यधिक उपभोग की अवस्था। उपभोग की अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम को उन्होंने बताया है, किंडलबर्गर हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर रोस्टोव ने जो विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, उनकी शक्ल जो होती है वो एस के आकार की होती है। जो एस शब्द एस वर्ड होता है इंग्लिश का, उसके आकार की होती है। तो आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये एस की शक्ल का है, यानी 5 चीजों को हमने एक डायग्राम का रूप दे दिया, तो उससे हमें पता चल रहा है कि वास्तव में ये क्या है, एस आकार की है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है, राष्ट्रीय कम होती है, परंपरागत समाज होता है, उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था में विकास के लिए एक तैयारियां की जाती है, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण से मतलब है कि वहाँ रोड्स बनवाई जाती हैं, वहाँ बिजली एवं शक्ति के साधन जितने भी हैं उनका क्या कहते हैं निर्माण किया जाता है, वो सेटअप किए जाते हैं, वो संयंत्र लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, एक तैयारियां की जाती हैं आर्थिक डेवलपमेंट के लिए। तीसरी अवस्था में केवल और केवल क्या रह जाता है, आत्मस्फूर्ति आती है, यानी हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, हमें मतलब विदेशों पर निर्भर नहीं रहने पड़ता, ना टेक्नोलॉजी के लिए और ना पूंजी के लिए। और चौथी अवस्था में क्या होता है, परिपक्वता, यानी हम इतने मैच्योर, इतने मैच्योर हो जाते हैं इकोनॉमिकली, है ना, कि हम उपभोग और उत्पादन दोनों बढ़ने लगते हैं। और 5वीं अवस्था में क्या होता है कि 5वीं अवस्था विकास में जितनी भी बाधाएं मतलब आने वाली थी, वो सभी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, विकास का मार्ग एकदम साफ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5वीं अवस्था पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो जाती है, अत्यधिक उपभोक्ता, इंटरनेशनल ट्रेड में हम सक्षम हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको एस शक्ल का ये रूप ले लेता है, जो कि हमारा प्रोफेसर है किंडलगार्टन, उन्होंने बताया कि जो रोस्टोव ने 5 अवस्थाएं बताई हैं वो एस शक्ल की होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर इतना ही, कल मैं आपको नया चैप्टर लेकर आऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।